गुड इव्हनिंग, नमस्कार. सायकलिंग असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया या सर्वांच्या वतीनं तुम्हा सर्वांचं मी या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत करतो. मेन विषयाला, मुख्य विषयाला सुरुवात करण्यापूर्वी जो आज का सब्जेक्ट है वो शुरू करने के पहले मैं आप सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ. साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, साइकिलिंग फेडरेशन इंडिया. नरेंद्र, डबल आवाज येतो तुमच्याकडे, काय हे होतं सर? जरासा हे फ्रीक्वेंसी है. ठीक है. हम लोग शुरू करने के पहले कुछ चीजें मैं आपको दोहराना चाहूंगा. जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, ये जो आजकल जो भी मटेरियल या जो भी इंफॉर्मेशन थियोरेटिकली सब अवेलेबल है, जो कि 10-15 साल पहले नहीं थी. गूगल पे या हर चीज पे आप लोग को जो भी चीज मालूम होती है, लेकिन वो थियरी सब रहती है. और प्रैक्टिकल जो भी हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं, जो यहाँ एक्सपीरियंस हमारे कोचेस है, जो जिन्होंने साइकिलिंग की है या इस फील्ड में बहुत साल से अपना योगदान दे रहे हैं, वो योगदान का और आपके थियरी का जो भी मिलाप है, उस हिसाब से आपको इस एक्सपीरियंस से अपना जो नॉलेज है वो बढ़ाना है. क्योंकि जो थियरी है वो थियरी रहती है और प्रैक्टिकल जो अनुभव रहता है, एक्सपीरियंस रहता है, वो बहुत ही अलग रहता है. तो जो भी जिन्होंने भी जो थियरी है, जो लिटरेचर है, मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में, वो किसी न किसी हर एक का वो एक्सपीरियंस रहता है, वो उन्होंने शेयर किया रहता है. तो वो शेयर करके वो मालूम करके, पता करके, उसी हिसाब से वो फॉलो करना कितना सही है कितना गलत है, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर वो डिपेंड करता है. और आपको खुद को अपना एक गाइडलाइन बनानी पड़ती है. दोस्तों, आज जो हमारे मेहमान है, जो हमें गाइड करने आए हुए, मिस्टर रिजो उम्मेन, ये मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन में और ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में इन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है. ये महाराष्ट्र से है. और अभी ये जो साई त्रिवेंद्रम में, वहाँ पे वो कंडीशनिंग पे साइकिलिंग टीम के लिए, साइकिलिंग की जो साइकिलिस्ट वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन्हें मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन्हें कोचिंग कर रहे हैं, और एक स्पेसिफाइड सब्जेक्ट के ऊपर. आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग फॉर साइकिलिस्ट, जो सायकल पटूंसाठी सक्षम शरीर सामर्थ्य निर्मिती. तो जब हम साइकिलिंग करते हैं तो सिर्फ जो हमारा नेचुरल जो स्ट्रेंथ है वो किस तरह से बढ़ाना है, इसका हमें आज श्री मिस्टर रिजू जी गाइड करेंगे. मैं मिस्टर रिजू जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना जो लेक्चर है, अपना जो गाइडेंस है, वो आगे शुरू करें. मिस्टर रिजू जी. थैंक यू सो मच सर, आपका वंडरफुल इंट्रोडक्शन के लिए. मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहा हूँ. जी जी जी. सर, आपको दिखाई दे रहा है ठीक से? यस यस, इट इज विजिबल. ऑलराइट. सो मेरा टॉपिक है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग फॉर साइकिलिस्ट. क्यों ऑफ बाइक कंडीशनिंग, जो इसे ऑन बाइक नहीं, ऑफ बाइक कंडीशनिंग बोलते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या करना चाहिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पहले, जिससे आपका बॉडी अच्छा हो, और कैसे आपका फिटनेस अच्छा हो सकता है, कैसे आपका पावर बढ़ सकता है साइकिलिंग में. और ये सिर्फ एक ग्रुप ऑफ साइकिलिस्ट के लिए, ये सारे ग्रुप ऑफ साइकिलिस्ट के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंथ पार्ट. सो आई विल गो अहेड. सो मैं स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथ या जिम जाने से पहले भी सबसे इम्पोर्टेंट जो एक चीज होता है, वो उसे एक स्टेबल पिरामिड की तरह देखेंगे. ऑलराइट. तो ये एक पिरामिड है. अगर कितने भी वर्ल्ड के अच्छे साइकिलिस्ट देखेंगे, मोस्ट ऑफ देम
इस साइकिलिंग स्पेसिफिक फिटनेस दैट इज उनका जो भी इवेंट है उस पर उन लोग बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं। लाइक उन लोग अगर एंड्योरेंस राइडर्स है तो एंड्योरेंस के ऊपर बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन उसके नीचे बहुत सारे क्वालिटीज है जिसपे उन लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल रेंज ऑफ मोशन एंड कंट्रोल। रेंज ऑफ मोशन एंड कंट्रोल कुछ नहीं है, ये बेसिकली आपका मोबिलिटी है कि आप आपका हिप, नी, एंकल, आपका बैक कितना मूव कर सकते हो, कितना ज्यादा आप मोबाइल हो, या कितने अच्छे से आप एक एरो पोजीशन में आ सकते हो। बिकॉज एक रोड साइकिलिस्ट या ट्रैक साइकिलिस्ट को अच्छे से पता होता है एरो पोजीशन पे होना कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है उनको। अगर आपका मोबिलिटी अच्छा नहीं है तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट होता है साइकिलिंग फिजिकल क्वालिटीज। ये बेसिक एबिलिटीज होते हैं जो साइकिलिंग में सबको होना चाहिए। एरोबिक कंडीशनिंग होना चाहिए, आपको अच्छे से बिना टायर्ड हुए बहुत अच्छे से चलाने होना चाहिए। मस्कुलर फोर्स, जो जिस पार्ट में मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ वो अच्छे से होना चाहिए। अगर आपका मस्कुलर फोर्स अच्छा नहीं है तो आपका पावर प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। और लास्ट होता है स्प्रिंट क्वालिटीज। वो इसमें बेसिकली होता है कि आप कितना अच्छे स्प्रिंट कर सकते हो, कितना अच्छा आप पेडल घुमा सकते हो, कितने इफेक्टिवली आपका पेडल कैडेंस मेंटेन कर सकते हो। वो हम क्या करते हैं, हम ये साइकिलिंग फिजिकल क्वालिटीज के अंदर एरोबिक और केडेंस जो साइकिल के ऊपर होता है वो सब अच्छे से करते हैं, लेकिन मोबिलिटी वाला पार्ट कम छोड़ देते हैं। होता यह है कि अगर हमने उल्टे पिरामिड की तरह ट्रेन किया तो वो पिरामिड इज अनस्टेबल। So if you have very less mobility, the chances of you falling down or getting an injury is always high. Rather, जब आप साइकिलिंग स्टार्ट कर रहे हो उसी टाइम पे अगर आपका मोबिलिटी अच्छा है और आप मोबिलिटी के बाद अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और अपने बाकी फिजिकल क्वालिटीज पे ध्यान देते, फिर लास्ट में जब आपका जो इवेंट है उस इवेंट स्पेसिफिक ट्रेनिंग दोगे तो आपको आगे बढ़ने में, आपका परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट और अच्छा रहेगा। सो ये दूसरे फाउंडेशन में एक और बात जो है कि क्या होगा अगर आपका मोबिलिटी अच्छा नहीं है तो उसे मीडिएटिंग फैक्टर्स बोलते हैं इंग्लिश में। मीडिएशन फैक्टर्स बेसिकली इट मींस दैट अगर आपका मोबिलिटी अच्छा नहीं है, तो आपका अगर मोबिलिटी अच्छा नहीं है तो आप जितना भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो या कुछ और करो आपका फॉर्म सही नहीं होगा। उससे क्या हो रहा है, आप बस कंपाउंड कर रहे हो अपने इंजरी को, आप इंजरी को बढ़ावा दे रहे हो। तो लास्ट में जो भी एक गेन बढ़ रहा है वो एक तरह से अच्छे से गेन हुआ नहीं है, बिकॉज देयर इज लैक ऑफ मोबिलिटी, देयर इज लैक ऑफ मस्कुलर फोर्स। एट द एंड ऑफ द डे आप इंजर हो सकते हो। एट द सेम टाइम इफ यू एक्चुअली वर्क ऑन योर रेंज ऑफ मोशन, यू वर्क ऑन योर मोबिलिटी, आप फोम रोलिंग करते हो, आप रेगुलरली स्ट्रेचिंग करते हो, उसके बाद आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, तो आपका एक इंप्रूव्ड रेंज ऑफ मोशन हो गया, आपका अच्छा मोबिलिटी हो गया, इसके ऊपर आपने अच्छे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो एक नया लेवल पे पहुंच जाते हो। एक और जो कॉन्सेप्ट होता है इसमें होता है माइक्रो ऑब्जर्वर और मैक्रो ऑब्जर्वर। ये क्या है कि ये सब मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो ये कुछ भी नहीं करते फिर भी बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं। तो वो ऐसे लोगों को हम मैक्रो ऑब्जर्वर्स बोलते हैं। इनको आप कुछ भी दे दो, मैक्रो ऑब्जर्वर्स ऐसे लोग होते हैं जिनको आप कुछ भी दे दो, कौन सा भी बाइक दे दो, कौन सा भी ट्रैक दे दो, उन लोग अच्छे परफॉर्म करते हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर्स वो होते हैं जो आप उनको बस उनका साइकिल पसंद है, उसके अलावा किसी और का साइकिल मिलेगा तो उनको एक हफ्ता 2 हफ्ता लगेगा बस साइकिल के साथ एडजस्ट होने को, फिर वो साइकिल उनको सीखेगा, फिर और दूसरा ज्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते। वो तरह के होते हैं माइक्रो ऑब्जर्वर्स। सो कोई लोग होता है जो इजीली अडेप्टेबल होता है, उन लोग का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है कुछ भी नहीं करने पे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे फॉल इनटू दिस कैटेगरी, जहाँ पे उनको हर चीज एक पिरामिड की तरह, इसके तरह पहले अपना रेंज ऑफ मोशन या मोबिलिटी पे काम करो, फिर अपने साइकिलिंग फिजिकल कैपेबिलिटी से, फिर साइकिल स्पेसिफिक फिटनेस पे। सो मेरा टॉपिक जो है ऑफ बाइक कंडीशनिंग पे। ऑफ बाइक कंडीशनिंग करने से यू कैन बिकम मच फास्टर। सो व्हाई इज बेसिकली एवरीथिंग इन साइक्लिंग इज अबाउट पावर। सो पावर मतलब होता है कि फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स होता है जो मस्कुलर फोर्स आप प्रोड्यूस कर सकते हो, और वेलोसिटी मतलब पेडलिंग का केडेंस। सो आप अगर हायर गियर रेशियो में भी अच्छे से अच्छा केडेंस रखते हुए अगर चलाते हो तो आप नेचुरली आप अच्छा पावर जनरेट कर सकते हो। इसी वजह से आपका मस्कुलर फोर्स इम्प्रूव करना या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इतना इम्पोर्टेंट है फॉर बाइक कंडीशनिंग, ऑन बाइक कंडीशनिंग। सो अदर बेनिफिट्स जो इसके साथ होता है कि आप इंजरी फ्री हो सकते हो, या इंजरी का चांसेस आपके कम होते हैं, आप हमेशा रेडी रहते हो। और अगर आप थोड़े एज हो, आप 50 ईयर्स अप हो, तो डूइंग अ रेगुलर ऑफ बाइक कंडीशनिंग विल ऑलवेज हेल्प यू टू कि आपका मसल लॉस ज़्यादा जल्दी ना हो। And one more benefit of having an off-bike conditioning या strength training is आपका bone mineral density, जो आप जैसे ही एज करते हो आपका bone mineral density naturally कम होता रहता है, वो भी improve कर सकते हो। Right? So अभी next I'll go into is what muscles are being used in cycling. So ये एक EMG है,
AMG रीडिंग। AMG इज बेसिकली एक इलेक्ट्रोड्स मसल्स पे डालते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि मसल्स का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या बेसिकली मसल कैसे काम कर रहा है, कौन सा मसल कब काम कर रहा है। ये TDC इधर है टॉप डेड सेंटर, जो ऊपर का पोजीशन। जब आप ऊपर के पोजीशन के पेडल से नीचे की तरफ जाते हो तो आपका मैक्सिमम जो वर्क करता है वो ये मसल है, ग्लूट्स मसल, और उसके साथ साथ आपका क्वाड्रिसेप्स मसल, राइट। और फिर जैसे आप पीछे की तरफ जाते हो, आपका हैमस्ट्रिंग्स या बॉटम डेड सेंटर, जिस पेडल का सबसे डाउन पोजीशन से ऊपर की तरफ जा रहे हो, तब आपका हैमस्ट्रिंग्स वर्क करता है। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द अच्छे से आपको ये बात पता है। और फिर काफ मसल्स होता है, जो काफ मसल्स एंकल के मोबिलिटी के ये करता है। ऑल्दो काफ मसल्स डायरेक्टली फोर्स प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं, वो बस फोर्स ट्रांसफर और एंकल का पोजीशन मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। आगे चलते हुए मैं ये भी बताऊंगा कि पावर जनरेटिंग मसल्स कौन से। तो पावर जनरेटिंग मसल्स बेसिकली सिर्फ 3 है। एक होता है अपना ग्लूट्स, दूसरा होता है आपका सामने जो है थाई के सामने, उसे होता है कॉर्ड मसल या क्वाड्रिसेप मसल, और आपके पीछे वाला हैमस्ट्रिंग मसल। ये तीनों पावर जनरेटिंग मसल है। फिर होता है पावर ट्रांसफर, मतलब जो ऊपर से जो पावर मिल रहा है, जो ये बिग मसल जो पावर बना रहे हैं, उसे नीचे तक पावर ट्रांसफर करने का मसल्स होता है ये काफ मसल्स। तो आपका काफ मसल बेसिकली एक शॉक ऑब्जर्वर और एक पावर ट्रांसफर की तरह काम करता है। अगर आपका काफ मसल स्ट्रांग है, इफेक्टिवली पावर पैडल की तरफ चला जाएगा। फिर आता है एंकल स्टेबलाइजर्स, बिकॉज एंकल अगर ज्यादा हिल रहा है, स्पेशली जब आप स्प्रिंट एक्टिविटीज कर रहे हो या जब आपको मैक्सिमम पावर चाहिए, अगर एंकल स्टेबल नहीं है तो आपका पावर बहुत लॉस हो सकता है। तो एंकल स्टेबल करने के सामने, एंकल के ही सामने एंटीरियर टिबियालिस करके मसल है, एंड सिमिलरली काफ मसल्स है, जो या उसे शिन मसल्स भी इजीली बोलते हैं, जिसका स्ट्रेंथनिंग इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा होता है, और सबसे इग्नोर्ड होता है, कि जब मोस्ट ऑफ द टाइम कि अपर बॉडी मस्कुलेचर का साइकिलिंग में सिर्फ स्टेबिलिटी का ही रोल है या स्टीयरिंग का ही रोल है। अभी रिसेंट रिसर्चर्स, और मेरे हिसाब से ये वाले रिसर्च 2011-2008 के हैं, जहाँ पे फिर से इसमें EMG डाल के देखा गया था कि जब एक स्प्रिंट एक्टिविटी हो रही है, जब आप नॉर्मल साइकिलिंग हायर गियर रेशियो में करते हो, तो आपका हाथों में या अपर बॉडी मसल्स का क्या रोल होता है। सो इन दैट दे फाउंड दैट इफ अपर बॉडी मसल्स नॉट ओनली हेल्प्स इन स्टीयरिंग बट आल्सो स्टेबलाइजिंग, एंड व्हेन यू आर हैविंग, जब भी आप स्प्रिंट कर रहे हो, तो अपर बॉडी मसल्स भी इफेक्टिवली एक पूरा काइनेटिक चेन इज बेसिकली आपके अपर बॉडी मसल्स होने के वजह से, जब आप आपके राइट लेग से जब प्रेशर देके नीचे कर रहे हो, आपका लेफ्ट हैंड या लेफ्ट आर्म ऊपर पुल करता है। सिमिलरली वापस ये पुलिंग एक्शन की वजह से आपका इफेक्टिव पावर ट्रांसफर होता है पेडल की तरफ। ऑलराइट, आई होप समझ में आया हो। एक और रिसर्च ये किया है कि अगर हम हाथ डाल के स्प्रिंट करते हैं तो कितना परसेंट इंक्रीज इन पावर ट्रांसमिशन होता है। ये पाया गया कि 13% मोर पावर ट्रांसमिशन पाया गया जब आप हाथ रख के चलाते हो। तो ये EMG स्टडीज हैं और उसके ऊपर ही मैं ये वाला है। सो बेसिकली आपका स्टेबलाइजिंग मसल्स जो आपको स्टेबल रख के ऊपर रखता है, वो हैंडल के ऊपर, वो है बाइसेप्स, डेल्टॉइड, लैटिसिमस डॉर्सी आपका पीछे वाला मसल है, बैक मसल है, और ट्राइसेप्स और इरेक्टा स्पाइन है, स्पाइन के उधर का मसल्स है। और काउंटर एक्टिंग मसल्स जो मैंने बोला, आप पेडल करते हो तब दूसरा जो मसल्स वर्क करता है, उसमें बाइसेप्स, डेल्टॉइड शोल्डर मसल है, और ब्रेकियोरेडियलिस अगेन बाइसेप्स का एक पार्ट है। These muscles help in counteracting the ये फोर्स प्रोडक्शन पे हेल्प करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आपका अपर बॉडी मसल्स भी ट्रेन किया जाए जैसे आपका लोअर बॉडी मसल्स ट्रेन होता है, एंड नॉट इग्नोरिंग दी जस्ट बिकॉज अपर बॉडी सिर्फ स्टेबलाइजिंग है सोच के इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, अब मैं एक और जो इंपॉर्टेंट पार्ट स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में देखना चाहिए या मैं देखता हूँ इज वार्म अप। ओके, ये आप एक ग्राफ देख रहे हो यहाँ पे, राइट। ये ग्राफ एक एक्सरसाइज फिजियोलॉजी बेसिस में है। बेसिकली ये है 0 मिनट, ये जो एक्स एक्सिस में है ये 0 मिनट, ये मिनट है, और जो वाई एक्सिस में है ये लीटर्स है, कितना ऑक्सीजन आप कंज्यूम करते हो, राइट। जब आप कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो, राइट, फॉर एग्जांपल आप अभी साइकिलिंग करने जा रहे हो, तो आपका बॉडी डायरेक्टली 3 लीटर ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस, मतलब ग्राफ का भी ऐसे डायरेक्टली 0 मिनट में 3 लीटर का ऑक्सीजन। मैं जैसे बोल रहा था कि जब आप कोई एक्टिविटी स्टार्ट करते हो, साइकिलिंग हो या कोई भी वॉकिंग भी हो, तो आपका बॉडी एट दैट पॉइंट इन टाइम 3 लीटर ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं कर सकता, उसको टाइम लगता है। तो ये है वो टाइम जो लगता है, इसीलिए हम वार्म अप मोस्ट इंपॉर्टेंटली इतना बोलते हैं कि करो। कि आप वार्म अप नहीं करते हो और आपको शायद कोई इवेंट है, तो आपका बॉडी को लगभग 3 मिनट टाइम लगता है उतना इवेंट का ऑक्सीजन लेके आने को। अंडरस्टूड? सो एक स्प्रिंट इवेंट है और आपको
लेट्स से 4 लीटर का ऑक्सीजन चाहिए, तो लगभग 4 मिनट जाएगा सिर्फ 4 लीटर का ऑक्सीजन बॉडी को चाहिए पाने के लिए। तो 4 मिनट्स इज लॉस्ट, विच इज अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ टाइम कंसिडरिंग साइकिलिंग कितना फास्ट होता है। दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी वार्म अप, और वार्म अप हमेशा, और सिर्फ साइकिलिंग पे नहीं, ऑफ बाइक में जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तभी भी करो, बिकॉज वार्म अप करने से आपका इंजरी रिस्क कम हो जाता है, आपका बॉडी का मोबिलिटी अच्छा होता है, और आप जनरली ही रेडी रहते हो आपका जो भी इवेंट है या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है उसके लिए प्रिपेयर रहने के लिए। सो नॉर्मली वार्म अप कैसे करना चाहिए वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक होता है जनरल वार्म अप। जनरल वार्म अप में होता है कि आप या ब्रिस्क वॉक करो, मतलब जल्दी चलो, या जॉग करो, या सिंपल साइकिलिंग करो, ज्यादा पेस में नहीं, बस साइकिलिंग करो, 2-3 राउंड लगाओ, और वो आपका जनरल वार्म अप हुआ। आफ्टर डूइंग अ जनरल वार्म अप थोड़ा मोबिलिटी ड्रिल्स करो। मोबिलिटी ड्रिल्स कुड बी जस्ट डूइंग हिप मोबिलिटी एक्सरसाइज होता है, नी मोबिलिटी होता है, एंकल मोबिलिटी एक्सरसाइज होता है, वो फुल बॉडी भी हो सकता है, साइकिलिंग स्पेसिफिक भी हो सकता है, राइट। एक बार ये दोनों हो जाए, आप फिर स्पेसिफिक वार्म अप करना चाहिए। स्पेसिफिक वार्म अप ये होता है जिससे आपका हार्ट रेट बढ़ जाए, आपका ये जो डेफिसिट है ये कम हो जाए, और आपके मसल्स में ब्लड फ्लो प्रॉपर्ली हो, आप कंप्लीटली रेडी हो कि आपको इवेंट पार्टिसिपेट करने, जो भी इवेंट है उस पर पार्टिसिपेट करने के लिए, राइट। सो हमेशा याद रखना जनरल वार्म अप, मोबिलिटी ड्रिल्स और स्पेसिफिक वार्म अप, ताकि आप रेडी हो आपके इवेंट के लिए। दैट्स व्हाई वार्म अप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट इन ऑफ बाइक कंडीशनिंग, राइट। नेक्स्ट है ये है बेसिक असेसमेंट टूल, जो टीम स्काई का फिजियोथेरेपिस्ट, ब्रिटेन साइकिलिंग टीम का फिजियोथेरेपिस्ट फिल बर्ड यूज करते हैं। सो जब आप देखा जाए तो अगर टीम स्काई के प्रीवियस इवेंट्स लाइक बहुत पुराने, जब 1970s एंड 80s की बात करो, टीम स्काई ने टूर दे फ्रांस रहते, दैट टाइम दे नेवर हैड एनी ऑफ दिस थिंग्स, दे उन लोग सिर्फ साइकिलिंग करते थे। तब पाया गया कि उनको इंजरी का रिस्क बहुत हाई है, हमेशा इंजरी होता है उनको। दैट टाइम दे रिसर्चर्स सैट टुगेदर, दे अंडरस्टूड व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम। सो बेसिकली साइकिलिंग में जो मेजर मोबिलिटी चाहिए वो होता है हिप के मोबिलिटी, एंकल का मोबिलिटी, बैक का मोबिलिटी और शोल्डर का मोबिलिटी। तो ये बेसिक 4 एक्सरसाइजेस होते हैं। हिप मोबिलिटी देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस लेटना है, लेट के आपका पैर सीधा करना है, सीधा, राइट, विदाउट बेंडिंग योर नी, बोथ नीज शुड बी स्ट्रेट एज मच एज पॉसिबल, और आपका बैक नीचे जब लेके जा रहे हो पैर को, तब आपका बैक भी स्ट्रेट रहना चाहिए। अगर आप ये कर सकते हो, मतलब आपका बॉडी में एक अच्छा रेंज ऑफ मोशन है। तो इसके साथ साथ आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम देखते हैं कि आप क्या दोनों पैर साथ में उठा के आराम से नीचे लेके आ सकते हो बिना आपका बैक बेंड हुए। अगर आप ये भी कर सकते हो तो आपको आगे चल के हिप हिंज एक्सरसाइजेस, स्क्वाट एक्सरसाइजेस, स्प्लिट स्क्वाट एक्सरसाइजेस, ये सारे एक्सरसाइजेस बेसिकली आपको प्रोग्रेस करके फिर स्क्वाट, डेडलिफ्ट जैसे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ाते हैं। तो अगर आपका इनमें किधर भी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल इधर आप ठीक से ये कर नहीं सकते हो, तो आप नेचुरली ये भी नहीं कर पाओगे। अगर ये नहीं कर पाओगे तो आप ये नहीं कर सकते, मतलब जो एक्सरसाइजेस है वो नहीं कर सकते, और एक्सरसाइजेस अगर ठीक से नहीं कर सकते तो आगे जाके जैसे जैसे हम वेट बढ़ाते रहेंगे आपका इंजरी के चांसेस बढ़ते रहेगा। तो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप फर्स्ट थिंग और पिरामिड का रेंज ऑफ मोशन एंड कंट्रोल पहले उस चीज को डेवलप करो, राइट। जैसे ही हमने हिप का मोबिलिटी देखा, वैसे ही एंकल का मोबिलिटी भी देखते हैं, बिकॉज जब आप बाइक फिट भी कर रहे हो तो आपको पता रहेगा कि आपका एंकल थोड़ा सा मोबिलिटी रखना पड़ता है, राइट, हल्का सा मोबिलिटी रहना चाहिए। इफ एंकल में मोबिलिटी नहीं है तो इफेक्टिव पावर ट्रांसफर भी नहीं होगा पेडल की तरफ। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू ट्रेन योर, इसमें कुछ नहीं है, आपको बस एक दीवार है, दीवार के थोड़े 1 सेंटीमीटर पीछे खड़े रहना है, और यू हैव टू मेक श्योर दैट योर नी टचेस दैट वॉल विथ योर एंकल स्टेबल। तो आपका एंकल स्टेबल है और आपको दीवार की तरफ अपना नी बस ये करना है, बिना आपके पीछे का हील उठे या कुछ भी, कंप्लीटली आपका एंकल फ्लोर पे रहेगा। अगर आप वैसे कर सकते हो तो आप आराम से ये सारे एक्सरसाइज कर सकते हो, राइट। फिर होता है थोरैसिक मोबिलिटी। थोरैसिक मोबिलिटी के लिए कुछ नहीं है, एक पाइप रखना है, पाइप रख के आपको फुल रोटेट करना है एक साइड और फिर दूसरे साइड। अगर आप फुल रोटेट कर सकते हो बिना कोई तकलीफ के तो आपका थोरैसिक मोबिलिटी अच्छा है। आपको अच्छे से पता है कि अगर आप थोरैसिक मोबिलिटी अच्छा नहीं है तो एक्सपीरियंस राइडर्स डेफिनेटली वुड नो दैट यू वुड डेफिनेटली हैव अ बैक पेन, या आप ज्यादा आपका पीठ हिला नहीं पा रहे हो, बार बार बैक पेन आता है। ये इसका मेन रीजन आपका थोरैसिक मोबिलिटी अच्छा ना होने का है। अगर आप इधर ही पहले आपका ठीक करते हो तो आगे जाके आपको पुशअप और चिनअप जैसे एक्सरसाइजेस और आगे चल के एरो पोजीशन में मेंटेन रखने को बहुत हेल्प होता है। सिमिलरली सबसे इंपॉर्टेंट होता है शोल्डर मोबिलिटी। अगर आपका शोल्डर मोबिलिटी अच्छा नहीं है तो अगेन आपको इंजरी के चांसेस बढ़ते हैं। अगर आप ये दोनों ही अच्छे हैं तो आप आपका हाथ सीधा बिना कोई तकलीफ के ऊपर रख सकते हो,
एंड फिर आगे आपको प्रोग्रेस होगा पुशअप और चिनअप जैसे एक्सरसाइज के लिए। ऑलराइट, तो ये बेसिक असेसमेंट होता है जिसमें हम समझ जाते हैं कि आपका किधर तकलीफ है और उस तकलीफ को कैसे सॉल्व करना है। इट्स नॉट अ वन टाइम असेसमेंट। ये ऐसा नहीं है कि एक बार इवेंट हो गया तो हम वापस देखेंगे नहीं, हम हमेशा परफेक्ट है। इसे बार बार हमें देखना पड़ता है, बार बार एक ही एथलीट को बार बार देखना पड़ता है कि क्या उनका इस सब चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, अब है मैं जो मोबिलिटी की बात किया उसी में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। दिस इज एन एरो पोजीशन। इस एरो पोजीशन मेंटेन रखने के लिए आपका पेल्विस का मोबिलिटी या हिप का मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका सर्वाइकल या नेक का मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। thorax mobility is very important. At the same time, shoulder mobility is very important. To improve the mobility, there is some technique known as a foam rolling, which I'm pretty sure everyone would know. Foam rolling for pelvis करना है for quadriceps and hamstrings. That is for these two muscles. अगर वो muscles lose है तो आपका pelvis automatically आगे की तरफ झुक सकता है। फिर स्ट्रेचिंग्स होता है, वो एंटीरियर थाई ओपनर और पोस्टीरियर थाई ओपनर, ये दोनों ही एक्सरसाइज आगे है, मैं फोटोज दिखाता हूँ। फिर होता है नेक के लिए। नेक अगर आपका टाइट है तो आपको आपका थोरैसिक स्पाइन मोबिलिटी पे ध्यान देना। ओके, तो बेसिकली आपका फोम रोल जो है मैं फोटो दिखाता हूँ, वो उसको थोरैसिक स्पाइन के ऊपर रख के एक फोम रोलिंग करना है। उसके बाद ये दोनों मैं आपको फोटोज दिखाता हूँ। और फिर अपर बैक, दैट इज थोरैसिक स्पाइन के लिए एक एक्सरसाइजेस है और शोल्डर के लिए भी एक एक्सरसाइज है, मैं आपको बताता हूँ। सो दिस इज फॉर पेल्विस। पेल्विस के लिए एक फोम रोल हुआ तो अच्छा है, नहीं है तो एक टेनिस बॉल भी यूज कर सकते हैं। आपको बस एक टेनिस बॉल के ऊपर लेटना है और आपका एक पैर के ऊपर ये फोम रोलिंग करना है बिफोर यू स्टार्ट विद फॉर एनी इवेंट। सो इससे क्या हो रहा है कि आपका ये वाले मसल्स एंड एट द सेम टाइम का हैमस्ट्रिंग मसल्स, these two muscles get loosened up, your pelvis mobility improves. So आप एरो पोजीशन में इजीली जा सकते हो। अगर ये दोनों टाइट है तो आप एरो पोजीशन में आना मुश्किल हो जाता है। फिर होता है एंटीरियर थाई ओपनर। ये है एंटीरियर थाई ओपनर। इसमें कुछ नहीं, आपको इस पोजीशन में जाना है और आपको आपका बॉडी आगे की तरफ पुश करना है, तो आपका क्वाड्रिसेप्स मसल आराम से स्ट्रेच हो जाता है, सेफली स्ट्रेच हो जाता है। और लास्ट एक्सरसाइज है ये, इसमें आपको आपका पैर सीधा रखते हुए या आप टॉवल यूज कर सकते हो, सीधा ऊपर उठाना है, राइट, विदाउट बेंडिंग योर नी बिल्कुल बेंड नहीं होना है, उसे सीधा ऊपर उठाना है, राइट। दिस विल हेल्प इन इम्प्रूविंग योर मोबिलिटी फॉर योर पेल्विस। दिस इज फॉर योर नेक। आप अच्छे से जानते हो एरो पोजीशन में जैसे जाते हो आपको आपका गर्दन सीधा रखना है, एक एक्सटेंडेड पोजीशन में रखना है, उसे बहुत टाइम रखना है, तो आपको एक अच्छा मोबिलिटी का जरूरत है। उधर आता है ये, इसमें आपको आपका अपर बैक को अच्छे से फोम रोलिंग करना है। यहाँ पे आप चाहे तो पेक्टोरलिस का एक अच्छा स्ट्रेच दे सकते हो जिससे आपका ये वाले मसल थोड़े खुल जाए। और ये है इसे चाइल्ड पोज भी बोलते हैं योगा में। इस पोजीशन में आके आपको अच्छे से स्ट्रेच करना है, राइट। दिस विल हेल्प इन डेवलपिंग अ वेरी गुड नेक मोबिलिटी व्हिच विल हेल्प यू इन लुकिंग फर्दर अहेड। फिर होता है फोम रोलिंग फॉर अपर बैक एंड थोरैसिक स्पाइन। ये इसमें आपको आपका थोरैसिक स्पाइन जो है उसको ये करने के लिए ये मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अक्सर साइक्लिस्ट का प्रॉब्लम ये होता है कि उनका बैक बहुत टाइट हो जाता है, उनको दर्द होता है आफ्टर फ्यू किलोमीटर्स ऑफ राइडिंग। thoracic spine mobility काफी इंपॉर्टेंट होता है, नॉट ओनली फॉर साइक्लिंग, फॉर एवरी स्पोर्ट, बट विच वी नॉर्मली इग्नोर। तो नॉर्मली ये है thoracic spine का स्ट्रेच, यू हैव टू जस्ट रोटेट, एंड ये है फोम रोलिंग, या टेनिस बॉल के साथ भी कर सकते हो। उसके ऊपर लेटना है और आपको बस लेफ्ट राइट जाना है, ऑलराइट। और लास्ट है कि आप शोल्डर के लिए स्ट्रेचिंग कर रहे हो। शोल्डर के लिए स्ट्रेचिंग काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेच, दिस वन इज द स्लीपर स्ट्रेच, राइट। आपको बस हाथ थोड़ा घुमा के करना है इसको। इस तरह का मोबिलिटी के लिए आपको काफी फोम रोलिंग करना पड़ता है। इसमें भी सिमिलरली आप यहाँ पे टेनिस बॉल या कुछ यूज करके उसके ऊपर लेट के आराम से प्रेशर देके आपका पूरा पोस्टीरियर चेन ऑफ डेल्टॉइड और जो भी मसल्स है उसको आराम से आप शोल्डर मसल्स को मोबाइल कर सकते हो। दिस इज वन वे। So once you are all right with this aspect, then we progress to strength training, all right? Because इससे पहले अगर आप strength training करते हो, आपका mobility अच्छा नहीं है और आप strength training start करते हो, तो अक्सर इंजरी का चांसेस बढ़ जाता है, right? How strength training helps? मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अगर आपको ज़्यादा faster जाना है from your today's position, you have to develop much better muscle power. If you have good muscle power, then you can go faster. राइट। सो बेसिकली मैंने जो पहले बोला है कि पावर इज बेसिकली फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स मतलब मस्कुलर पावर एंड वेलोसिटी इज केडेंस। हायर गियर रेशियो में अच्छे से फोर्स लगाते हुए अच्छा केडेंस मेंटेन करके जा सकते हो, ऑफ कोर्स आप फास्टर हो जाते हो, राइट। सो दैट इज व्हाट पावर एक्चुअली मीन्स। सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में वे नॉर्मली जिम जाते हो तो हम एक ही चीज चाहते हैं कि हाइपरट्रॉफी हो। हाइपरट्रॉफी इज द इंक्रीज इन द साइज ऑफ मसल।
राइट, बट देयर इज मोर टू इट। हाइपरट्रॉफी के बाद आता है स्ट्रेंथ या मैक्स स्ट्रेंथ फेज, जहाँ पे आप जितना हो सके उतना लोड हम आपको करते हैं, मैक्सिमम लोड लेने को देखते हैं, जिससे आपका मसल्स अच्छे से स्ट्रेंथ अप हो या पावर्ड अप हो, और होता है पावर। ऑलराइट, सो ये पावर एक्सरसाइजेस जो होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज होते हैं। इसके लिए काफी इयर्स ऑफ जिम ट्रेनिंग के बाद हम पावर जैसे एक्सरसाइजेस पे फोकस करते हैं, right? So why we do power exercises or why we do plyometrics? Plyometrics is basically jump form of training जो अभी साइकिलिंग के इसमें बहुत टाइम से है, जो प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं और पावर एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज और पावर एक्सरसाइज करने से पहले हमें हाइपरट्रॉफी अचीव करना पड़ता है, हमें स्ट्रेंथ अचीव करना पड़ता है, राइट? क्यों करते हैं? इज जस्ट वन एग्जांपल आई गिव यू। ओके, नाउ इमेजिन 10 लोग, 10 लोगों को एक कार पुश करना है। ओके, अगर 10 लोग साथ में मिलकर पुश करेंगे तो वो कार इजीली पुश हो जाता है, लेकिन इस 10 लोगों में सिर्फ 4 लोग पुश कर रहे हैं तो वो कार मूव करने को काफी तकलीफ होगा। दिस रीजन इज दिस 10 लोग इज बेसिकली द 10 न्यूरॉन्स, जो नर्व्स होते हैं मसल्स को कमांड देते हैं कि यू हैव टू मूव नाउ, राइट? सो एवरी मसल हैज वन मोटर यूनिट, हर मसल को एक नर्व जाके फिट होता है, तो हर मसल के अंदर एक एक ऐसे मल्टीपल मोटर यूनिट्स होते हैं। स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी में ये एक्टिवेट नहीं होता, ये सारे ही एक्टिवेट नहीं होते हैं, सिर्फ नर्व्स वो एक्टिवेट करते हैं जो मसल्स उनको लगते हैं कि इतना एक्टिवेट करने से ये चल जाएगा। तो हमें एक्सरसाइजेस वेरी स्पेसिफिक होना चाहिए कि हमें साइकिलिंग रिलेटेड एक्सरसाइजेस देना है एंड और क्विकर एक्सरसाइज देना है, फास्टर एक्सरसाइजेस देना है। आप फास्टर एक्सरसाइजेस दोगे जैसे कि प्लायोमेट्रिक या पावर एक्सरसाइज दोगे तो योर नर्व्स will recruit more muscle fibers. If you have more muscle fibers recruited, मतलब ज्यादा पावर बन सकते हैं। बेसिकली अगर 10 मोटर न्यूरॉन एक मसल को एक्टिवेट करोगे तो ज्यादा पावर जनरेट कर सकता है। इसीलिए हम प्लायोमेट्रिक्स, पावर जैसे एक्सरसाइजेस हाइपरट्रॉफी के अलावा देते हैं। प्लायोमेट्रिक्स एक्सरसाइजेस आर मोस्टली जंपिंग एक्सरसाइजेस, वो बहुत तरह के होते हैं, वो अलग अलग ही सेक्शन है प्लायोमेट्रिक्स में, लेकिन वो एक बहुत तरह के सेक्शंस होते हैं। दैट इज डन बेसिकली टू स्टिमुलेट मोर अमाउंट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस से मोटर न्यूरॉन्स स्टिमुलेट हो जाए ताकि आपका मसल से ज्यादा पावर जनरेट कर सके, right? So if you have good amount of nervous system activation and your muscles में जितने मोटर न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हो तो आप बहुत इकोनॉमिकल होते हो और आपका एनर्जी बहुत हद तक बच जाता है। नहीं तो आप इमेजिन करो आपको इतने सारे नर्व्स एक्टिवेटेड नहीं है, आपके पास सिर्फ थोड़े नर्व्स एक्टिवेटेड है, उससे आपको फोर्स उतना ही प्रोड्यूस करना है, तो इट विल कंज्यूम मोर एनर्जी, यू विल गेट मोर फटीग इजीली। दैट्स व्हाई when later stages of elite cyclist we give them power exercises, we give them plyometric exercises ताकि उनका nerves maximum activate हो और उन लोग कम एनर्जी में ज्यादा इकोनॉमिकल हो सके, राइट? इम्पॉर्टेंट पार्ट एक मस्कुलर स्ट्रेंथ एक्सरसाइज देने से पहले ये होता है कि हम उनका कितना वेट, वो एक रेपिटेशन मैक्सिमम, जैसे कि एक ही रेपिटेशन कर सकते। फॉर एग्जाम्पल स्क्वाट कर रहा है तो हम उनको मैक्सिमम वेट डालते हैं, उससे वो एक ही रेपिटेशन मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं वो देखने के लिए हम देखते हैं। एक बार हमें 1 RM मिल जाए, ऐसे हम लोग 1 RM बोलते हैं, एक बार हमें 1 RM मिल जाए उसके बाद हम उसके बाद हम लोग प्रोग्राम ट्रेन करते हैं, बिकॉज हर प्रोग्राम को इतने इतने आर्म्स के अंदर हाइपरट्रॉफी, स्ट्रेंथ और पावर के लिए अलग अलग आर्म्स होता है जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं। ये है कि 1 RM टेस्ट करने के लिए आपका एथलीट को अच्छा जिम पहले भी जा चुका है, उसको सारे फॉर्म्स अच्छे से आना चाहिए, ये सब मैंडेटरी होता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट पॉसिबल कि 1 RM ले सके, तो हम लोग 3 RM या 8 RM भी लेते हैं, मतलब 3 रेपिटेशन कर सके या 8 रेपिटेशन कर सके, इस तरह से करते हैं। उसके बाद हम अगर लेट्स से उसको 10 किलोज में कितना 10 रेपिटेशन में उसने लगभग 50 किलोज या 40 किलोज स्क्वाट किया, तो उसको जस्ट डिवाइड बाय 0.75 एंड वी गेट 1 RM का एक एस्टिमेटेड फॉर्मूला जो हम लोग यूज करके आगे का एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब करते हैं, ऑलराइट? तो नाउ हाउ डू वी प्लान अ स्ट्रेंथ सेशन? एक साइक्लिस्ट पे स्ट्रेंथ सेशन होता कैसे? तो बेसिकली उसमें हम उनका गोल्स पे लेते हैं कि उनका गोल समझते हैं कि क्या उनका गोल है, क्या बनना चाहते हो, क्या क्या ट्रैक साइकिलिंग में है या रोड में है या माउंटेन, दैट डिफरेंट टाइप ऑफ साइकिलिंग, तो उनका गोल क्या है, किधर वो पहुंचने चाहते हैं, उनका फर्दर्स गोल क्या है, उसका शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, ये सब समझते हैं। उसके बाद होता है कि हम we decide what events are more important. Like, cycling has multiple events, but there are few events which are like the topmost, जो आपको करना है, वो करने से आपको आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकता है या आपको ये करने से आपका नेक्स्ट लेवल आप जा सकते हो। तो वो एक हम लोग उसे
सबसे इंपॉर्टेंट को ए करके मार्क करते हैं, अल्फाबेट ए, एंड द सेकेंडरी वुड बी बी एंड सी, राइट। सो जो भी ए इवेंट्स है उसके लिए हम लोग पहले एक विल जस्ट इमेजिन दैट दिस गाय हैज नेवर ट्रेन्ड विथ मी और नेवर ट्रेन फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सो उसको फर्स्ट फेज होता है उसका प्रेपरेटरी फेज, या ये जो होता है स्टार्टिंग के 4 वीक के होते हैं। ये फर्स्ट 4 वीक्स में हम उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग देते हैं। इस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में नॉर्मल एक्सरसाइजेस, बॉडी वेट एक्सरसाइज देते हैं जस्ट सो दैट उनको जिम में इंट्रोड्यूस कर पाए उसके लिए। तो नॉर्मल बॉडी वेट स्क्वाट या लंजेस ऐसे नॉर्मल एक्सरसाइजेस देते हैं ताकि वो आगे जाके जिम में आ सके, राइट। इस टाइम वो अपना साइकिलिंग कर सकता है, लेकिन उसमें कुछ और हर तरह का चीज साथ में कर सकते हैं। बस इसमें वॉल्यूम ज्यादा होता है, इंटेंसिटी बिल्कुल नहीं होता, कि वेट ज्यादा कुछ नहीं देते, कम, बहुत ही कम वेट में सिर्फ वॉल्यूम ज्यादा देके हम लोग उसको सिर्फ 4 वीक्स का ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद उसका जिम में ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। जब जनरल ट्रेनिंग की बात होता है तो उसको डंबल के साथ वेट देके एक एक करके उसको स्क्वाट या उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। देन इसका जिम सेशन अभी स्टार्ट हो रहा है। दिस स्टेज इज व्हाट वी कॉल एज अ हाइपरट्रॉफी स्टेज, और वी वांट टू अचीव हाइपरट्रॉफी इन दिस पर्सन, मसल का साइज बढ़ाना चाहते हैं। इस स्टेज लगभग 4 वीक्स का होता है, लेकिन मोस्टली 4 वीक्स से ज्यादा भी होता है। ये सिर्फ किताबी है, इसमें मतलब ये सिर्फ एक रेफरेंस के लिए यूज करते हैं, ये जरूरी नहीं कि इसी तरह से जाता है। देयर आर मेनी अदर पीरियडाइजेशन प्लान, बट दिस इज वन ऑफ द वेज व्हिच वी ट्रेन। सो इट कैन गो फॉर 4 वीक्स, इट कैन गो मोर देन 4 वीक्स, डिपेंड्स कि आपका इवेंट कितना कितना टाइम है मेरे को आपके इवेंट के और मेरे ट्रेनिंग के बीच में। फिर होता है बेस 2। ये बेस 2 में बेस 1 का कंटिन्यूएशन होता है, लेकिन यहाँ पे लोड इंक्रीज करता है। यहाँ पे हम चाहते हैं कि आपका स्ट्रेंथ मैक्सिमम में जाए, तो आपका बेस 2 और बेस 3 जो होता है इसमें आप मैक्सिमम स्ट्रेंथ डेवलप करते हो, राइट। और बिल्ड 1 जैसे आते हैं वो एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग फेस है। यहाँ पे आपको पावर एक्टिविटी के साथ साथ आप आपका साइकिलिंग का भी इंटेंसिटी बढ़ाते रहते हो। सो साइकिलिंग स्पेसिफिक जो ट्रेनिंग है वो बिल्ड 1 में इंटेंसिटी में बढ़ते रहते हैं। ऑल्दो इन सब में हो रहा है साइकिलिंग ट्रेनिंग, बट जस्ट वॉल्यूम के साथ हो रहा है, बिकॉज जिम ट्रेनिंग का इंटेंसिटी इज मोर हायर, सो यू मे नॉट बी एबल टू गिव दैट सेम इंटेंसिटी टू अ साइकिलिंग इवेंट। सो एज यू प्रोग्रेस फर्दर वी मेक श्योर दैट इधर जो बिल्ड 1 है यहाँ पे आपका साइकिलिंग का इंटेंसिटी और लगभग ट्रेनिंग का इंटेंसिटी थोड़ा हद तक सेम ही रहे। फिर जैसे जैसे आगे आप बढ़ते हो हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थोड़ा कम करते हैं, लेकिन और साइकिलिंग का इंटेंसिटी जैसे जैसे आपका रेस इवेंट सामने आ रहा है वैसे वैसे आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सिर्फ एक मेंटेनेंस फेज तक चला जाता है, और मोस्टली 2 वीक्स या 3 वीक्स का ही मेंटेनेंस फेज होता है। और आपका साइकिलिंग इंटेंसिटी लेकिन रेस स्पेसिफिक होगा, जो भी रेस के लिए जा रहा है उसका इंटेंसिटी पे आप साइकिलिंग करोगे। तो क्या हो रहा है कि आप बेसिकली एक स्ट्रेंथ से पावर फेज तक पहुंच जाते हो और उसको आप साइकिल में कन्वर्ट कर रहे हो। सो आप जैसा मैंने बोला है फर्स्ट फेज इज एनाटॉमिकल एडेप्टेशन। बेसिकली आप अपने बॉडी को सिखा रहे हो कि ये मोशन है, स्क्वाट करना ऐसा होता है, या लंच करना ऐसा होता है, या शोल्डर प्रेस करना ऐसे होता है। तो आप बॉडी सीख रहे हैं। एक बार बॉडी वो सीख जाए स्टार्टिंग के 4 वीक्स के बाद हम मस्कुलर ट्रांजिशन, दैट इज मस्कुल का साइज बढ़ाना, इस जगह पे आप लोड बढ़ाते हो, लोड देते रहते हो, आप वेट बढ़ाते हो ताकि आपका हाइपरट्रॉफी हो जाए, आपका वेट मसल्स का साइज बढ़े। वंस योर मसल साइज इज इम्प्रूव्ड, राइट, इट नॉर्मली इज फ्रॉम 4 वीक्स, minimum is 4 weeks, it goes more, normally it takes 6 weeks, sometimes it takes 8 weeks also, right, because हर इंडिविजुअल अलग होता है, हर इंडिविजुअल का मसल बिल्ड अलग होता है, तो इट टेक्स टाइम। फिर होता है मस्कुलर स्ट्रेंथ। वंस आई नो कि यू हैव डेवलप्ड गुड अमाउंट ऑफ साइज ऑन योर मसल, फिर हम मस्कुलर स्ट्रेंथ फेस में चले जाते हैं। इस फेस में आपको हर तरह का होता है, या तो आपको हेवीली लोड करके मैक्स स्ट्रेंथ में लेके जाते हैं, एक बार आप अच्छे खासे पावर में पहुंच जाते हो, फिर आपको प्लायोमेट्रिक्स और पावर एक्सरसाइजेस इधर देते हैं। ये फेस में आपका न्यूरोमस्कुलर फोर्स बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार आपका न्यूरोमस्कुलर फोर्स अच्छा हो और आपका न्यूरॉन्स मैक्सिमम मोटा न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं एट वन गो, दैट मींस यू आर वेरी एफिशिएंट इन साइक्लिंग, राइट। नेक्स्ट और लास्ट फेज होता है जो एकदम ही रेस के करीब 1-2 हफ्ता बचा है या 3 हफ्ता बचा है, तब हम स्ट्रेंथ मेंटेनेंस में जाते हैं। यहाँ पे हम सेशन सिर्फ 1 या 2 ही रहेंगे, मैक्सिमम एक वीक में 1 सेशन या मैक्सिमम 2 सेशन, डिपेंड्स ऑन द कोच व्हाट कोच सेज, बट रहता है। उसके अलावा जो बाकी सेशंस है वो मोस्टली साइक्लिंग रिलेटेड ही होगा, राइट। दिस इज द सेम थिंग आई हैव टोल्ड। Okay, how I decide an exercise order, all right? So exercise order is very important. आप फॉर एग्जांपल आप सुबह सुबह उठ के जिम जा रहे हो, वार्म किया, जिम जा रहे हो, और सबसे पहले अगर बाइसेप्स कर्ल करते हो, वो बाइसेप एक छोटा मसल है, उसमें इतना पावर नहीं लगता, तो आपको जो एनर्जी है वो वेस्ट हो रहा है। बाइसेप कर्ल और ऐसे छोटे छोटे एक्सरसाइजेस हमेशा लास्ट में हम डालते हैं। अगर आप जिम जा रहे हो और आप अच्छे एलिट लेवल पे हो तो हम नॉर्मली पावर एक्सरसाइजेस पहले देते हैं।
ओके, तो पावर एक्सरसाइज में होता है स्नैच, क्लीन, हैंग, पुश प्रेस, ये सब पावर एक्सरसाइज होता है। इसमें बहुत बहुत ताकत लगता है, मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होता है, और इस ये काफी ट्रेनिंग के बाद ही हम इंट्रोड्यूस करते हैं पावर एक्सरसाइजेस। अगर आप जिम में पहले बार आ रहे हो और थोड़ा आपका ट्रेनिंग है और हाइपरट्रॉफी फेज में, तो नॉर्मली हम लोग कोर एक्सरसाइज में स्टार्ट होते हैं। कोर यहाँ पे मैं अब्डोमिनल कोर स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोर एक्सरसाइज से मतलब रखता हूँ कंपाउंड एक्सरसाइजेस, दैट इज मल्टीपल जॉइंट्स आर इन्वॉल्व्ड एट द सेम टाइम, मल्टीपल जॉइंट्स आर यूज्ड फॉर देम। तो स्क्वाट हुआ, लेग प्रेस हुआ, या डेडलिफ्ट हुआ, बेंच प्रेस हुआ, शोल्डर प्रेस हुआ, ये कोर एक्सरसाइज है। हम कोर एक्सरसाइज बाद में देते हैं, मींस अगर पावर एक्सरसाइज है, पावर एक्सरसाइज पहले आएगा, फिर कोर एक्सरसाइज आएगा। एक बार कोर एक्सरसाइज दे दिए, फिर हम लास्ट में अगर जरूरत है तो बाइसेप, ट्राइसेप और लेग एक्सटेंशन जैसे वन जॉइंट एक्सरसाइजेस, जहाँ पे सिर्फ एक ही जॉइंट यूज हो रहा है, मल्टीपल जॉइंट यूज नहीं हो रहे, वो एक्सरसाइजेस देते हैं, राइट। फिर होता है डिवीजन कैसे देता है, कि फॉर एग्जांपल ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम जब जिम जा रहे हैं, हम बॉडी बिल्डर्स नहीं है, हम साइक्लिस्ट है। हमें साइक्लिस्ट का बॉडी चाहिए, बॉडी बिल्डिंग का बॉडी नहीं चाहिए, उससे कुछ इफेक्टिव ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो अगर जिम में अगर एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग नहीं है, या कोई आपको प्रॉपर्ली बोल नहीं सकते, तो हम इनकी ऐसा होता है कि आप एक दिन चेस्ट डे होता है, एक दिन लेग्स डे होता है, एक दिन वो होता है, तो इसमें क्या होता है, एक ही मसल्स को आप ट्रेन करते हो। हम नॉर्मली जब प्रिस्क्राइब करते हैं, हम या इधर फुल बॉडी प्रिस्क्राइब करते हैं, या फुल बॉडी ही होता है नॉर्मली, बस इसको बस डिवाइड करते हैं, आइदर हम अपर एंड लोअर बॉडी करके डिवाइड करते हैं, या पुश एंड पुल एक्सरसाइज करके डिवाइड करते हैं। अपर एंड लोअर बॉडी हुआ तो एक एक्सरसाइज होगा लोअर बॉडी, फिर एक एक्सरसाइज उसी दिन में स्क्वाट होगा, शोल्डर प्रेस होगा, फिर डेडलिफ्ट होगा। तो उस तरह से अपर एंड लोअर इंटीग्रेट करके डिवाइड करते हैं। पुश एंड पुल हुआ तो पुश एक्सरसाइजेस होता है, पुश एक्सरसाइज लाइक बेंच प्रेस होता है, शोल्डर प्रेस होता है, ट्राइसेप्स एक्सटेंशन होता है, उसको अल्टरनेट करेंगे किसी और एक्सरसाइज के साथ, पुल एक्सरसाइज है उसके साथ, right? And then what are the commonly prescribed exercises for cyclists? Double leg squat, squat exercises सबसे अच्छा एक्सरसाइज होता है, और बहुत अच्छा ट्रांसफर ऑफ पावर होता है स्क्वाट एक्सरसाइज में। स्क्वाट एक्सरसाइज में आपका हिप, नी, एंकल और अपर बॉडी स्टेबलाइजेशन हो जाता है। इसकी वजह से आप एक प्रॉपरली आपका अपर बॉडी को भी स्टिमुलेट करते हो स्क्वाट करते टाइम, और आपका लोअर बॉडी का अच्छा स्ट्रेंथनिंग होता है। फिर थोड़ा सा प्रोग्रेस करके स्क्वाट से जाते हैं हम लोग सिंगल लेग स्क्वाट में। ये इसमें क्या होता है कि आप एक लेग, most of the time आपका dominant leg is very strong, but your non-dominant leg, maybe sometimes for me it's left is weak, so you train your left leg, right, so that आपका equal power मिलता है। तो उसमें आप लोड ज्यादा नहीं दे सकते, कम लोड में ही अच्छे से ट्रेनिंग हो सकता है। डेडलिफ्ट एक अच्छा एक्सरसाइज है नी एक्सटेंशन के लिए, या आपका हैमस्ट्रिंग्स के लिए, और आपका पोस्टीरियर चेन बोलते हैं हम उसे, उसके लिए। बट डेडलिफ्ट करने से पहले आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, या तो आपका बैक इंजर हो सकता है अगर प्रॉपर फॉर्म नहीं है तो। Lunges, again a good exercise similar to a squat, but muscles जो similar to the similar होता है। Good exercise for hip, knee, ankle and provides good stabilization training and good upper body training भी होता है। Leg press जो most of the time किया जाता है, ये सबसे safest exercise है leg extension के लिए। इसमें अपर बॉडी स्टेबलाइजेशन होता है, जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आप लेट रहे हो एक मशीन के ऊपर, तो मशीन के उसके लिए आप ज्यादा लोड ले सकते हो कंपेयर टू अ स्क्वाट। हिप थ्रस्ट एक एक्सरसाइज है जो आपके ग्लूटियल मसल्स को हेल्प करता है। ग्लूटियल मसल्स वो मसल्स है जो आपके टॉप डेड सेंटर से पुश करने में हेल्प करता है। बेंच प्रेस एक्सरसाइजेस होता है वो चेस्ट मसल्स के लिए होता है। शोल्डर प्रेस एक्सरसाइज होता है वो शोल्डर मसल्स के लिए। और अपराइट रो ये पुलिंग एक्शन है, जो मैंने बोला था कि ये काफी स्पेसिफिक है फॉर व्हेन यू डू अ स्प्रिंट साइकिलिंग। आपका एक हाथ पुल करता है उसी टाइम जब आपका पैर पुश करता है, तो ये काफी हद तक रेप्लिकेट करने जैसा एक एक्सरसाइज है। फिर पुशअप, इन्वर्टेड रो। तो पुशअप इज वेरी गुड एक्सरसाइज जो आपको फुल बॉडी अपर बॉडी को स्टेबलाइज करते हुए कोर स्ट्रेंथनिंग भी करते हुए करते हैं। और इन्वर्टेड रो इज एक्सरसाइज जो आप चिन अप या पुल अप करने में तकलीफ है तो इन्वर्टेड रो से स्टार्ट करता है। इसे ऑस्ट्रेलियन पुल अप भी बोलते हैं। इससे आपका बैक मसल्स सब स्ट्रेंथनिंग होता है, राइट। इसके अलावा ये एक्सरसाइज फोटोज, सो ये डेडलिफ्ट, सिंगल लेग स्क्वाट, और इसे बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट भी बोलते हैं। ये फिर लेग प्रेस, लंज, ये अपना बाबल हिप थ्रस्ट, बेंच प्रेस और ये शोल्डर प्रेस। ये है अपराइट रो, पुशअप और ये इन्वर्टेड रो, राइट। इसके अलावा एक और जो थैंक यू जो डाउट होता है नॉर्मली ये है कि क्या बच्चे एक्सरसाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बच्चे कैन डू एक्सरसाइजेस, यस इट्स ट्रू दैट वी डोंट गिव देम हेवी लोड ऑफ एक्सरसाइज, जैसे कि एलीट या अप 16 अबव किड को देंगे हम, उस तरह उनको एकदम हेवी लोड नहीं देंगे, या उनको प्लायोमेट्रिक्स या पावर एक्सरसाइज जो मैंने डिस्कस किया यहाँ पे वो उस टाइम पे नहीं देंगे जब
बच्चे छोटे हैं तो, लेकिन किड्स कैन डेफिनेटली डू अ स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, इज एक्चुअली गुड फॉर देम, इट एक्चुअली हेल्प्स देम ग्रो, मतलब उनका जॉइंट हेल्प करता है, कंप्रेशन फोर्स इन बोन्स एक्चुअली इज द रीजन व्हाई योर बोन्स एलोंगेट, सो इट हेल्प्स इन डेवलपिंग। हम डंबल्स के साथ एक्सरसाइज करते हैं, शायद बारबेल के साथ एक्सरसाइज करते हैं, फॉर्म अच्छा है तो, लेकिन ज्यादा लोडिंग नहीं देते, एकदम हैवी लोड नहीं देते उनको, बस इतना ही डिफरेंस होता है कि किड्स में और इसमें। लेकिन किड्स शुड डू रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, डेफिनेटली हेल्प्स देम फर्दर अहेड, जैसे जैसे उनका ग्रोथ हेल्प करेगा, उनका ग्रोथ अच्छा होगा, एंड उसी तरह से उनका परफॉर्मेंस आगे चल के और अच्छा होगा। थैंक यू।